हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहाली एजुकेशन। आई एम नीता केडिया। आज के इस लेक्चर में हम यूजीसी नेट में जो यूनिट 7 का एक टॉपिक है दैट इज़ कॉलोनियलिज्म हेरिटेज या औपनिवेशिक विरासत, उसको कवर करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में या इस टॉपिक में क्या है कि आपके जो 1947 से पहले जितने भी एक्ट्स थे जो कि किसने बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने बनाए थे इंडिया को रूल करने के लिए, उन सारे एक्ट्स की डिटेल्स हैं। बेसिकली वैसे एक्ट्स तो बहुत सारे उन्होंने बनाए थे, बट जो मेन एक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं हम बस उन्हीं को कवर करेंगे। एज स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि मैम ये जो प्रोविजंस हैं ये याद होते नहीं हैं हमसे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ज़्यादा बोरिंग है या हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज हम एक छोटा सा तरीका देखेंगे कि किस तरीके से हम इस एक्ट को याद कर सकते हैं या किस तरह से ईजी वे में हम इनको लर्न कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम एन रॉय। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था वो किसने दिया था? आपके एम एन रॉय ने दिया था। अब जब हम ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है कंपनी रूल और एक है क्राउन रूल। कंपनी रूल में आपके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1857 तक का टाइम आता है और क्राउन रूल में आपके 1857 से 1947 तक का टाइम आता है। मीन्स पहले कंपनी का रूल था जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो 1600 ईस्वी में आपके भारत में आ गई थी, इंडिया में वो आ गई थी। बाद में 1857 से लेकर 1947 तक मतलब सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर इंडिया आ गया था। तो इस तरह से इनके प्रोविजंस है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आ गया द कंपनी रूल 1773, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में आपके क्या हुआ था कि फर्स्ट प्रोविजन है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कि क्या किया कि आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने का कार्य किसने किया? आपके ब्रिटिश सरकार ने किया। नेक्स्ट है आपके प्रोविजन कि द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। मीन्स जो आपका गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और ऐसे आपके जो मद्रास और बॉम्बे के और कलकत्ता के जो गवर्नर्स थे उनको उनके अधीन रखा गया। किनके अधीन? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे कौन है? आपके मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के गवर्नर्स हैं। अब ऐसे आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब इस एक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न लाया गया कि आपके कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश्ड किया गया और मिस्टर एलिजा एम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, तो इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन आया है कि आपके सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ है कैलकाटा में। तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए। नेक्स्ट आपके है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट्स में क्या हुआ कि क्लियरली आपके जिसे कहते हैं डबल गवर्नमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं या द्वैत शासन जिसे कहते हैं, मींस कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को क्लियरली डिस्क्राइब किया गया। उससे पहले तक नहीं हुआ था ऐसा। अब डिस्टिंग्विश किया गया उनके कंपनी के किसके? पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश किया गया। इट प्रोवाइड ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैविंग 6 मेंबर्स। अब इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। 2 किस में से थे? ब्रिटिश कैबिनेट में से थे आपके, और बाकी जो बचे हुए सदस्य थे वो आपके प्रीवी काउंसिल में थे। अभी प्रीवी काउंसिल क्या थी? बेसिकली प्रीवी काउंसिल क्या करती थी? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ, मेन तो लॉ का काम करती थी वो। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवी काउंसिल बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ से रिलेटेड चीज़ें संभालती थी। नेक्स्ट है आपकी कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम, वही भी मैंने आपको बोला, द्वैत शासन मीन्स कमर्शियल और पॉलिटिकल। C+P से आप इसको याद कर सकते हैं। तो C+P वाले काम इसमें क्लियरली आपके बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका आ गया चार्टर एक्ट 1793। इस चार्टर एक्ट में हालांकि प्रोविज़न तो कई थे, लेकिन इसका जो मेन प्रोविज़न है वो क्या था कि अब जो कंपनी के कर्मचारी थे, मेंबर्स थे और जो स्टाफ मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनको भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाने लगा। मीन्स अब उनको सैलरीज कहाँ से मिलेगी? हमारे इंडियन रेवेन्यू से मिलने स्टार्ट हुई। उसके बाद आया है आपका चार्टर एक्ट 1813 का आपका एक्ट आया गया है। अब इस एक्ट में बेसिकली हुआ क्या था आपके कि एक तो ये प्रोविज़न आया कि अब गवर्नमेंट ने कंपनी को डायरेक्ट किया कि आप हर साल 1 लाख रुपया एजुकेशन पर वेस्ट करोगे इंडिया में। मीन्स आप 1 लाख रुपया हर साल क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में लगाओगे। कहाँ पे? भारत में। दूसरा आ गया कि इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया। मीन्स अभी तक बस ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन अब इसके द्वार खोल दिए गए बाकी ब्रिटिश बिजनेसमैन्स के लिए भी इनको
खोल दिया गया कि अब जो बाकी जो बिजनेसमैन होंगे वो भी यहाँ पे आकर के व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की मोनोपोली 2 क्षेत्रों में बनी रही, एक तो चाइना के साथ ट्रेड में और दूसरा टी ट्रेड में। ठीक है, 2 चीज़ें होगी, एक तो चाइना के साथ ट्रेड हो गया और दूसरा टी ट्रेड में कंपनी की मोनोपोली अभी भी एज इट इज़ बनी रही। मतलब इन 2 एरियाज़ में अभी कोई और नहीं कर सकता ट्रेड। वो कौन करेगा? सिर्फ आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो ये इसके मेन 3 प्रोविज़न थे। रिवाइज़ करते जाइए साथ के साथ में, ज़्यादा टफ नहीं है, देखते जाइए। नेक्स्ट आ गया आपका चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या हुआ? अब जो पहले आपके जो गवर्नर जनरल थे किसके? बंगाल के, उनको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और ऐसे फर्स्ट गवर्नर कौन थे आपके? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया कि आपके जो लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स थे वो किस में डाल दी गई? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, इनको विधायिका के, प्रशासन की और वित्तीय शक्तियाँ दी गई किनको? आपके गवर्नर जनरल इन काउंसिल को इनकी इस तरह से पावर्स दी गई। नेक्स्ट आया कि आपके लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रोविजन है कंपनी बिकेम पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मीन्स अब क्या है? कंपनी किसके बिहाफ पे काम कर रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही है। नेक्स्ट आपका एक्ट है चार्टर एक्ट 1853, यानी कि आपके 1853 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें क्या हुआ कि द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। मीन्स कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, अलग अलग किए गए। लॉ मेकिंग का काम और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उनको दोनों को अलग अलग किया गया। नेक्स्ट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है कि क्या हुआ? रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी कि आपके अब क्या हुआ? सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके लिए मैकाले समिति का गठन किया गया था। मीन सबसे यहाँ से आपके वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला जो सिस्टम है वो आपका स्टार्ट हो गया सिविल सर्वेंट में। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल। इसने क्या किया? कंपनी के शासन को बढ़ा दिया। मीन्स यूजुअली ये लोग क्या करते थे? हर 20-20 साल के लिए कंपनी के शासन को बढ़ा देते थे। तो अब इस नियम में भी आपकी क्या हुआ? सेम वही चीज़ करेगी कि मतलब कंपनी के शासन को मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए ये लोग क्या करते थे? बढ़ा दिया करते थे। तो इसमें भी क्या हुआ कि इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल, कि कंपनी का रूल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अब आगे चल कर के क्या हुआ इसमें कि आपके अब जो रूल है वो अब क्राउन के अंडर आ गया। मतलब जब वो 1857 में आपके जो सिपाही रेवोल्यूशन हुआ था या जो आपके म्यूटिनी रेवोल्यूशन था, उसके बाद में क्या हुआ कि आपके जो इंडिया था अब वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया। मीन्स कंपनी को हटा दिया गया। पहले इंडिया जो था वो कंपनी के अंडर में था। हालांकि ब्रिटिशर्स थोड़ा कंट्रोल कर रहे थे अपनी उस ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन अब टोटली उसको हटा दिया गया और अब हमारा जो इंडिया है वो डायरेक्ट किसके? क्वीन विक्टोरिया के अंडर आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। ठीक है, तो सारी की सारी जो पावर्स थी वो ट्रांसफ़र हो गई कंपनी से क्राउन में। नेक्स्ट आ गया एंडेड ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स अब तक जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, बेसिकली ये जो आपका ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है आपके कि जो भी ये मतलब कामों का बेसिकली बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे इसमें निजामत और दीवानी थे, कई जगह पॉलिटिकल है और कमर्शियल है। तो ऐसे जो ये मतलब ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था इसको ख़त्म कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड कंट्रोल वाज अबॉलिश। मीन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड का कंट्रोल था उसको हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज एस्टेब्लिश। अब आपकी एक नई पोस्ट आई है, क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसमें 15 मेंबर्स की काउंसिल थी उसको सहायता करने के लिए। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। और वो जो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपका किसका मेंबर होता था? ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और उसी के प्रति उत्तरदायी भी होता था, उसी को आंसरेबल वो होता था। नेक्स्ट है आपकी द गवर्नर जनरल वॉज मेड द वाइसराय ऑफ लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। मीन्स पहले आपके गवर्नर जनरल आया और बंगाल आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। अब उसी पोस्ट का नाम चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया और आपके पहले वाइसराय कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट आ गया कि यूनिटरी जो थी उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिजिड बना गया, सेंट्रलाइज किया गया एडमिनिस्ट्रेशन को। पहले कुछ फेडरल सिस्टम का भी था लेकिन अब क्या यूनिटरी को क्लियरली क्या है ज़्यादा अथॉरिटी दी गई। तो इसमें क्या हुआ? यूनिटी को थोड़ा सा रिजिड बनाया गया। अब नेक्स्ट आ गया आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, मीन्स 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या है बेसिकली? इसमें ये आपके 5th लिखा हुआ है, इसमें 1 लिख लीजिएगा, यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझसे। तो 1 मेंबर फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड वॉज एडेड टू वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक मेंबर कौन होगा? लीगल बैकग्राउंड का हो गया।
और अब इसमें क्या है, इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जाने लगा एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और ऐसे 3 इंडियंस जिनको अपॉइंट किया गया था वो कौन कौन थे, आपके थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। यानी कि 1862 में आपके लॉर्ड कैनिंग ने इन तीनों को अपॉइंट किया था। ठीक है, तो ये आपके नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोविजन है एसोसिएटेड इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। मीन्स अब क्या है, इंडियंस को भी एसोसिएट किया जाने लगा। नेक्स्ट आ गया आपका द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज नाउ टू बी कॉल्ड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी आपको, उसको अब क्या कहा जाने लगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाने लगा। पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। पोर्टफोलियो सिस्टम को भी मान्यता दी गई 1859 में। अब इसमें बेसिकली होता क्या था, इनको लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता था कि जो आपका वाइसरॉय था उसको एक या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था, कि उसको इंचार्ज बनाया जा सकता था वन और मोर डिपार्टमेंट का। ठीक है, मोर देन वन डिपार्टमेंट का उसको इंचार्ज बनाया जा सकता था। एंड ऑल्सो कैन इशू ऑर्डिनेंस, और वो आपातकाल में क्या है, बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी कर सकता था। ऑर्डिनेंस जो अभी अपने आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के पास पावर है, वैसे ही कुछ पावर इनको यहाँ पे दी गई। अब नेक्स्ट आपके आ गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909 का अधिनियम आ गया आपके। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लॉर्ड मॉर्ले जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने पेश किया था, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब इसकी मेन प्रोविजन क्या थे, आइए देख लेते हैं। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड आस्क सप्लीमेंट्री डिस्कशन, मीन्स क्वेश्चंस, डिस्कस बिल्स, मूव रेजोल्यूशंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सो ऑन। अब क्या हुआ, आपके ये जो केंद्रीय विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। बेसिकली ये जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प ले सकते थे, ऐसे कुछ डिस्कस कर सकते थे बिल्स को, तो इनको ये थोड़ी सी पावर एक्सटेंड की गई। नेक्स्ट प्रोविजन है आपकी द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड एट सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस। अब जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको क्या है, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे एक्सपेंड किया गया। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वॉज एक्सपेंडेड एट सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस अब आपके क्या है, प्रोविंसेस आपके ये स्टेट्स की बात की गई है, कि आपके क्या हुआ कि इनकी एक्सपेंड किया गया इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। नेक्स्ट है द सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑफिशियल मेजॉरिटी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। मीन्स अब ये जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात की जा रही है, ये केंद्रीय परिषद की बात की जा रही है, तो उसमें क्या है, उसमें केंद्रीय परिषद में तो सरकारी बहुमत था, मीन्स ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। और आपकी ये जो प्रांतीय परिषद है, जब ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो नेम से कंफ्यूज मत होना, ये स्टेट्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो प्रांतीय परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी जाने लगी। ये थोड़ा सा मतलब सिस्टम डिफरेंट किया उन्होंने, कि सेंट्रल लेवल पे तो आपके सरकारी बहुमत है और इधर आपके स्टेट लेवल पे आपके गैर सरकारी बहुमत को उन्होंने मान्यता देनी स्टार्ट करी। नेक्स्ट प्रोविजन है आपका कि क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार। किसने रिप्रेजेंट किया, लॉर्ड मिंटो ने, इसलिए उनको फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। कि इन्होंने क्या किया कि पृथक निर्वाचन, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, मतलब मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, तो मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो सांप्रदायिक निर्वाचन फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई गई, तो इसलिए इनको लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है, या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसराय काउंसिल ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो आपके मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट आपका आ गया 1919 का अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम। अब इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म से कहा जाता है, एज इनको सर मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने प्रेजेंट किया था। अब क्या था इसमें, अब इसमें क्या किया बेसिकली आपके कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को क्लियरली डिफाइन करा दिया, सेपरेट कर दिया गया कि सेंटर के पास ये सब्जेक्ट है, सेंटर इन पे लॉ मेकिंग का काम कर सकती है, और प्रोविंशियल यानी कि स्टेट्स के पास में ये सब्जेक्ट्स है, स्टेट क्या करेगी अपना इन सब्जेक्ट पे काम कर सकती है। तो मतलब एक तरीके से सरकार का ढांचा बांट दिया गया। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन, द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। आपकी जो पावर ऑफ सेक्रेटरी थी उस स्टेट के, उनकी पावर्स को थोड़ा कम किया गया, मतलब ज़्यादा ही कम किया गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल वॉज रिड्यूस्ड, सम मेंबर्स फॉर इंडियंस। अब जो आपके इंडियन काउंसिल के मेंबर्स की संख्या थी वो क्या है, घटाई गई, और उसमें कुछ इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया। मीन्स बेसिकली क्या था कि आपके इसमें 6 सदस्य थे। इसमें वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें से कमांडर इन चीफ को छोड़कर
3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। अगर इतना लंबा नहीं करना है तो बस आप इतना कर लो कि हाँ जी क्या हुआ कि इसमें क्या है कि मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल कम किए गए, लेकिन उसमें कुछ इंडियंस को भी इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट फोर्थ है आपका डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। पहली बार क्या है डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रोविजन, द सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज टू हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था आपका फर्स्ट टाइम उसको क्या है बाइकैमरल किया गया। नेक्स्ट है डायरेक्ट सिस्टम वॉट इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस। अब आपकी जो स्टेट में डायरेक्ट सिस्टम प्रोविंस जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें क्या हुआ डायरेक्ट सिस्टम में, प्रोविंशियल सब्जेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव बट वर डिसाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। इसमें 2 सब्जेक्ट रखे गए, सुरक्षित और हस्तांतरित। ऐसा करके प्रांतीय विषय जो थे उनको आपके 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय मीन्स रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। ये प्रांतीय विषयों की सूची को इस तरह से पृथक्करण किया गया। नेक्स्ट है आपका 7th, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब जो पहले वाले एक्ट में आपके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था जो सिर्फ मुस्लिम्स तक लिमिटेड था, उसको अब यहाँ पे चेंज किया गया और बाकी लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल्स आया। सिखों के लिए अलग था, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए अलग था, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग था, यूरोपियंस के लिए अलग था। क्वेश्चन आ सकता है, एक बार आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कौन से एक्ट में सिखों के लिए अलग ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स था, तो वो आपके कौन से में था 1919 के अधिनियम में था। एक एक वर्ड उठा करके ये लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट अब आपका आ गया साइमन कमीशन। तो अब साइमन कमीशन क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भेजा टू इंक्वायर इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। 1919 के अधिनियम को इंक्वायर करने के लिए उन्होंने एक एक्ट भेजा, जिसको अपोज किया किसने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने और जिन्ना ने। मीन्स मुस्लिम लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटली इसको अपोज किया। क्यों? क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में से थे, मतलब कोई भी इंडियंस नहीं था। तो इंडियंस ने क्या बोला, ये तो हमारी इंसल्ट है लिटरली, कि सारे के सारे मेंबर्स ही अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट के कर लिए, कोई इंडियन नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, साइमन कमीशन को अपोज किया। नेक्स्ट आ गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत बड़ा एक्ट था। इसमें 331, 321 आपकी धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। बहुत बड़ा एक्ट था। इसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब मोटे मोटे तौर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से भी लिया गया है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, आपके जो डायरेक्ट सिस्टम था वॉज अबॉलिश इन द प्रोविंसेस, स्टेट लेवल पे हटाया गया, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस एट द फेडरल लेवल। लेकिन संघीय लेवल पे इसको क्या है, मतलब स्थापित किया गया। एक तरीके से अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तो आपके जो द्वैध शासन जो था प्रांतों में, उसको तो ख़त्म किया गया, लेकिन स्टेट लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो सब्जेक्ट्स है वो आपकी क्लियरली 3 लिस्ट में डिवाइड हुआ है। अभी एट प्रेजेंट आपकी जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, वैसे उस टाइम पे 3 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट। इसमें 59, 54 और 36 सब्जेक्ट थे और इससे क्या हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया, इस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया था। नेक्स्ट हुआ कि आपके जो 11 स्टेट थी उसमें से 6 में बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट आया आपके प्रोविजन कि जो आपकी फेडरल लेजिस्लेचर थी उसके 2 चैम्बर्स थे, द काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। जैसे आपके अभी लोकसभा राज्यसभा है, उस टाइम पे फेडरल लेजिस्लेचर के 2 मतलब चैम्बर्स बनाए गए, आपके काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। अब जो आपकी जो काउंसिल ऑफ स्टेट था वो एक परमानेंट बॉडी, जैसे अभी आपके राज्यसभा है, इसके 1/3 सदस्य क्या है, हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते थे, जैसे अभी भी आपके प्रोविजन ये चीज़ है राज्यसभा में। नेक्स्ट 6th प्रोविजन है, द गवर्नर वाज गिवन पावर टू यूज़ देयर डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर्स। कि गवर्नर को अपना विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्रदान की कुछ मामलों में, कि वो कुछ मामलों में क्या है, अपना विवेकानुसार शक्ति को प्रयोग कर सकता है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल कोर्ट। अब इसमें क्या है, एक फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। आपके फेडरल कोर्ट्स अभी भी कई जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे संघीय न्यायालय की बात आती है, तो उनकी स्थापना आर्टिकल 1935 में की गई थी। नेक्स्ट है, इट इज़ एस्टेब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका कब एस्टेब्लिश किया गया, 1935 के एक्ट में आपको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब आपके आ गया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या हुआ था कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा गया 1942 में। इसने रिकमेंडेशन की, पहली तो रिकमेंडेशन ये थी कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाए, मीन्स एक फ्री स्टेट जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन इस प्रपोज़ल को कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। क्यों? कि पहली बात तो ये थी कि अगर ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया जाता तो इंडिया क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे देशों के रूप में, देशों की शक्ल के रूप में उभरता,
वर्ल्ड के मैप पे इंडिया छोटे छोटे देशों के रूप में उभरता है। और सेकंड है कि इसमें कोई लिमिट नहीं बताई थी कि कितने टाइम बाद ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश की जाएगी जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें एक प्रोविज़न था कि सपोज़ कि अगर कोई प्रोविंशियल स्टेट है, जो कोई प्रोविंशियल है या कोई प्रिंसली स्टेट है, वो क्या है, अगर मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं है अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या है, जाकर के सीधे आपके ब्रिटेन से या ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकती है। तो मतलब इसमें कुछ ये प्रोविजंस थे जिसकी वजह से क्या है कि इनको मतलब सही नहीं माना गया। एक तो उन्होंने ये भी बोला था कि जो ये आपके असेंबली के मेंबर्स होंगे वो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करेगी और आपके नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट, मीन प्रिंसली स्टेट्स आपके नॉमिनेट कर देगी, और जो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनको वो क्या है, इलेक्ट करेगी। मैं स्टेट लेवल पे तो वो इलेक्ट होंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट लेवल पे वो अपॉइंटेड हो, नॉमिनेटेड होंगे। तो ये दो प्रोविज़न थे जो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे डाले हुए हैं। इस वजह से क्या है, इन्होंने मना के अपोज़ किया हमारे कांग्रेस ने कि नहीं, ये प्रोविज़न सही नहीं है, हमें ये आपका जो क्रिप्स मिशन है वो हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन। अब ये जो आपका कैबिनेट मिशन है वो आपके लॉर्ड वॉवेल ऑन मे 16 1946 को बनाया गया। अब इसमें क्या था कि इसमें बोला गया कि आपके जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो ये है, द होल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द प्रिंसली स्टेट शुड फॉर्म ए फेडरेशन, मीन्स एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाई जाए पूरी की पूरी, जिसमें क्या हो जाएगा कि आपके एक तरीके से मैं अगर ये कहूँ कि जो कैबिनेट मिशन था ये आपके संविधान सभा के गठन से रिलेटेड था। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर ऑफ इंडिया में संविधान सभा का गठन किस तरह से होगा, इससे रिलेटेड था। तो जो पहला प्रोविज़न है वो तो ये कह रहा है कि क्या है कि सब मतलब सबको इंक्लूड करो, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को, और एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाओ। सेकेंड है द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी इन चार्ज ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो क्या है, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगा, जो आज के टाइम में है ही अभी एट प्रेजेंट। और द प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स शुड एंजॉय ऑल द पावर्स। और जो प्रोविंसेस और स्टेट्स की बात है तो वो क्या है, अपने लेवल पर सारे के सारे पावर्स को यूज़ करे, जैसे अभी भी स्टेट्स अपने पावर्स यूज़ करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ऑन अ कम्युनल बेसिस बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, कि इनको कम्युनल बेसिस पे ही इलेक्ट किया जाएगा। कौन करेगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इनको इलेक्ट करेगी। किनको, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। चलिए नेक्स्ट है माउंट बेटन प्लान। अब इसको पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है क्योंकि इसने क्या है, भारत पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। लॉर्ड माउंट बेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उस टाइम पे ये क्या थे, आपके वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इन्होंने एक पार्टीशन प्लान इंट्रोड्यूस किया था जिसको माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता था। इसने क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इमीडिएटली मतलब एक्सेप्ट कर लिया था और ये इमीडिएट इफेक्ट में आ गया था उसके बाद में कि मतलब 19 एक्ट जो आपको 14/7 में आया था, 1947 के एक्ट के बाद ये इमीडिएट आपके इफेक्ट में आ गया था। अब नेक्स्ट है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें क्या क्या बातें थी, उन्होंने बोला कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को क्या है, एक सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन है द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अबॉलिश, ये हटा दिया गया जो आपका पद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला। और अब जो क्राउन जो है वो क्या है, अथॉरिटी नहीं है इंडिया के ऊपर, अथॉरिटी अब नहीं है क्राउन इंडिया के ऊपर। नेक्स्ट प्रोविजन है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी है, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट प्रोविजन है 4 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू फंक्शन ऑल्सो इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव विद द कंप्लीट सॉवरेनिटी। मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्लियरली किस तरह से फंक्शन करेगी, लेजिस्लेचर की तरह। एज वी ऑल नो कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1950 में आपका संविधान लागू हुआ, लेकिन जो आपके इलेक्शन है वो 1951-52 में हुए, 51-52 में हुए। तो इतने टाइम तक किसने गवर्नमेंट चलाई, तो इतने टाइम तक गवर्नमेंट चलाने का राइट किसको दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली 2 तरीके का काम कर रही थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी और एक आपके लेजिस्लेटिव की तरह काम कर रही थी, लॉ मेकिंग का काम भी कर रही थी, गवर्नमेंट चला रही थी पूरी। तो अगर हम कहें कि फर्स्ट पार्लियामेंट कौन है हमारे इंडिया की, तो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट पार्लियामेंट हमारी वो है। अब थोड़ा सा एक देख लेते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके किस तरीके से हुआ था, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, इसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 कहाँ से, प्रिंसली स्टेट्स से। अब इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उस दिन अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे वो। बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर को आपके ऑफिशियल मतलब जो चेयरपर्सन है वो चुने गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपके 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। 64 लाख रुपए उस टाइम पे लगे थे, खर्च जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था।
B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor of the assembly. B.N. Rao को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र. डॉक्टर अंबेडकर कौन थे आपके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे. महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था. एज वी ऑल नो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको साइड कर दिया गया था. ये जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने सबने मिलकर इनको साइड कर दिया था, तो इनको ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिला था. अब जो असेंबली थी वो दो तरीके के काम कर रही थी. मैंने ऊपर भी आपको बताया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह. तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो उसकी चेयर कौन करता था, उसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रही होती थी तो अध्यक्षता कौन कर रहा होता था? जी.वी. मावलंकर करते थे. या मैं कहूँगी फर्स्ट स्पीकर आपके कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर जी थे आपके फर्स्ट स्पीकर. अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना आपका? 26 नवंबर 1949 को आपका डिक्लेयर्ड हो गया कि एज पास्ट. लेकिन वो लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को. अब उस टाइम पे आपके कितने थे? 395 आर्टिकल्स से 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट से. अब एट प्रेजेंट आपको 470 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है. तो यहाँ आपके 2 टॉपिक क्लियरली कंप्लीट हो गए हैं, आपके कॉलोनियलिज्म, हेरिटेज और आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ये टॉपिक में बस हम इतना ही कवर करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.